अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कंप्लीट नोट्स देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद कंपटीशन के लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सरकार के अंग देखेंगे। सरकार के टोटल 3 अंग होते हैं। पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम होता है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू कराना और न्यायपालिका का क्या काम होता है, कानून की रक्षा करना। इन तीनों के बारे में हम नीचे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा देख सकते हैं आप कि राज्य सरकार भी इसी के समान होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि संसद के भी 3 अंग होता है। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं कि संसद का पहला अंग होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा क्या होता है, राष्ट्रपति। याद रखिएगा संसद के 3 अंग होते हैं। सेम इसी तरह जो विधानमंडल होता है राज्यों में, उनके भी 3 अंग होते हैं। पहला विधानसभा, दूसरा विधान परिषद और तीसरा क्या होता है, राज्यपाल। कई राज्यों में आपको विधान परिषद देखने को मिलेगा और कई राज्यों में विधान परिषद देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, तो हम यहाँ पर व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कार्यपालिका को, क्योंकि राष्ट्रपति जो होते हैं वो कार्यपालिका के अंतर्गत ही आते हैं। तो आप देख सकते हैं केंद्रीय कार्यपालिका के अंग। कार्यपालिका के भी 3 अंग होते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री और तीसरा होता है मंत्री परिषद। इसके अलावा राज्य के जो कार्यकारी अंग होते हैं उनके भी 3 पार्ट होता है, 3 भाग होता है। पहले भाग में आते हैं राज्यपाल, दूसरे में मुख्यमंत्री और तीसरे में आते हैं मंत्री परिषद। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में चलता है सेम आपका स्टेट गवर्नमेंट में भी चलता है। केंद्रीय कार्यपालिका के भी 3 अंग होते हैं और राज्य के कार्यकारी अंग के भी 3 अंग होते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं कि नीचे कि न्यायपालिका प्रणाली, न्यायपालिका प्रणाली। न्यायपालिका प्रणाली में देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो आता है सर्वोच्च न्यायालय आता है जो केंद्र स्तर पर होता है। उसके बाद आपका उच्च न्यायालय आता है जो हाई कोर्ट जो राज्य स्तर पर होता है। नेक्स्ट आता है जिला न्यायालय जो जिला स्तर पर होता है। उसके बाद जो चौथे नंबर का है वो अधीनस्थ न्यायालय होता है जो स्थानीय न्यायालय होता है। तो न्यायपालिका को जो भारत में है 4 अंग में बांटा गया है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं भारत के राष्ट्रपति से। अब देख लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। यानी औपचारिक रूप से भारत का, मतलब कागजी रूप से मैं बता रहा हूँ कि भारत का जो सर्वोच्च शक्ति होता है, संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति होता है, वो राष्ट्रपति में ही निहित होता है। ऐसा संविधान में लिखा गया है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। रियल में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके पास सारी शक्तियाँ होती है, सारे निर्णय लेने की क्षमता उन्हीं के पास होता है। परंतु औपचारिक रूप से हमारे संविधान में ऐसा लिखा गया है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति किसमें होगा, राष्ट्रपति में निहित होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होगा। निर्वाचन मंडल के सदस्य इसमें शामिल होंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है जिसमें सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। और पहला है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इसके अलावा राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। यानी 2 शामिल होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, और इसके अलावा राज्य में जो विधानसभा होते हैं
उनके निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के नहीं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये दोनों राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 55 के द्वारा दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। आपको बता दूं कि दो ही ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके जो है वहाँ के विधानसभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। बाकी और केंद्र शासित प्रदेश के जो सदस्य हैं वो इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट है अनुच्छेद 55। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मत प्रणाली द्वारा होगा। ये आप लाइन ही रट जाइए क्योंकि ऑप्शन में सीधा सीधा ऐसे ही डाल देता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मत प्रणाली के द्वारा क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला जो पॉइंट है चुनाव प्रणाली देख लीजिए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये थोड़ा मैथमेटिक्स है। यहाँ पे विधायकों का कुल मत, राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य के निर्वाचित विधायक को भाग देना है कितना से, 1000 से। ये कुछ अलग है, ये आपके एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। देख सकते हैं कि अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति पद के लिए कार्यकाल, राष्ट्रपति का चुनाव पद धारण करने के दिनांक से 5 वर्ष के लिए किया जाता है। यानी जिस दिन वो शपथ लेंगे उससे कितने वर्ष, 5 वर्ष के लिए वे चुने जाते हैं। राष्ट्रपति पद पर 2 तरह की परिस्थितियों में खाली हो सकता है राष्ट्रपति का पद। वह है उपराष्ट्रपति के नाम त्यागपत्र दे सकता है राष्ट्रपति, और दूसरा है संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 57 कहता है पुनः निर्वाचन हो सकता है, और अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम कि राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। सबसे पहले है कि वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए, तो कितना है, 35 वर्ष। इसके अलावा है कि लोकसभा में चुनाव के लिए योग्य हो, यानी लोकसभा के चुनाव में जो भी योग्यताएं हैं वो उनके पास होना चाहिए। किसी भी लाभ के पद पर ना हो, कोई भी गवर्नमेंट या किसी भी लाभ के पद पर ना हो। इसके अतिरिक्त 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक जो निर्वाचन मंडल से हो। तो 50 प्रस्तावक चाहिए यानी सांसद, और 50 अनुमोदक भी चाहिए उसे। इसके अलावा प्रत्येक उम्मीदवार को 15,000 रुपये जमानत राशि आरबीआई के नाम पर जमा करवानी होती है। यदि उम्मीदवार कुल वोटों का 1/6 नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। इसका मतलब है कि वो जो 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करवाया जाता है, अगर वो 1/6 वोट नहीं लाया, यानी जितना कुल वोट पड़ता है उसका 1/6 नहीं लाया, तो उसकी वो जमानत राशि क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। नेक्स्ट, अगला जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति के लिए कई शर्तें हैं। राष्ट्रपति संसद के किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, यानी किसी भी राज्य का जो विधानमंडल होता है उसका सदस्य राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो योग्यताएं हैं, यदि संसद के किसी भी सदन का सदस्य है, यानी वो अगर सांसद है, तो राष्ट्रपति बनते ही वह उसे क्या कर देगा, सदन की अपनी सीट खाली कर देगा, यानी उससे वो त्यागपत्र दे देगा। अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करना, यानी राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो अनुच्छेद 60 के अनुसार लेते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, VVI है। और अगर वो नहीं है, उनके अनुपस्थिति में किसी भी वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा यह कार्य किया जा सकता है। और इसके अलावा देख सकते हैं अनुच्छेद 61, ये भी VVI है।
राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 के तहत ही राष्ट्रपति पे क्या लगाया जा सकता है? महाभियोग लगाया जा सकता है। यानी महाभियोग राष्ट्रपति के पद से हटाने की एक प्रक्रिया है जो अनुच्छेद 61 के अनुसार क्या किया जाता है? लगाया जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि महाभियोग संसद में एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जिसमें संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग ले सकते हैं जिन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया है। यानी संसद में जो राष्ट्रपति के द्वारा सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, यानी जो जीत के नहीं आते हैं, जिसे राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, वो भी इसमें क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं। इसके अलावा कहा गया है कि राष्ट्रपति को संविधान का हनन व साबित कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। यानी अगर वो संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, उसका हनन कर रहे हैं, तो अनुच्छेद 61 के अनुसार उन्हें क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। वह महाभियोग प्रक्रिया लाने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है। यानी आप जिस दिन महाभियोग लाएंगे संसद भवन में, उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को यह सूचना देना होगा। अब बहुत वीवीआई आ गया है पॉइंट, आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपात होता है, जब भी कोई युद्ध का हालात हो या कोई ऐसा कंडीशन आए, देश पर संकट आ जाता है, उस समय में राष्ट्रीय आपात लगाई जाती है, जो अनुच्छेद 352 में वर्णित है। इसके अलावा 356 में देख सकते हैं राज्य आपातकाल। क्या है? राज्य आपातकाल। अक्सर आप सुनते होंगे कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया है, कहीं पे उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया है। अलग अलग राज्यों में लगते रहते हैं। जब वहाँ की कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है तो वो अनुच्छेद 356 के अनुसार ही राष्ट्रपति लगवाता है वहाँ पे। और अनुच्छेद 60 है जो वित्तीय आपात, यह अभी तक हमारे देश में एक बार भी नहीं लगा है। जब वित्तीय संकट आ जाता है, लोग भूख मरने लगते हैं, देश की व्यवस्था अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वैसे कंडीशन में अनुच्छेद 360 लगाया जाता है, जो अभी तक हमारे देश में ऐसी कंडीशन नहीं आई है। कार्यपालिका की शक्ति, तो यहाँ पे कार्यपालिका की शक्ति अनुच्छेद 52 से 78 तक दिया गया है। अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को। आगे देख सकते हैं अनुच्छेद 53 कहता है कि संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में स्वयं व भारत सरकार सभी कार्यकारी निर्णय राष्ट्रपति के नाम पर ही लिए जाते हैं। मैंने पहले बताया कि सारा काम राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है, भले करता प्रधानमंत्री है, लेकिन सारा काम किसके नाम पे होता है? राष्ट्रपति के ही नाम पर होता है। अब सीधा चलता है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तथा प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाती है। यानी प्रधानमंत्री ही सिफारिश करते हैं मंत्री परिषद के लिए, फिर राष्ट्रपति ही क्या करते हैं? मंत्री परिषद की भी नियुक्ति करते हैं, और भारत के प्रधानमंत्री की भी क्या करते हैं? नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 76। राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। किसकी नियुक्ति? महान न्यायवादी की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके अलावा अनुच्छेद 77 कहता है भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं, वो मैंने पहले ही बता दिया। अनुच्छेद 78 कहता है कि राष्ट्रपति को सूचना देने से संबंधित प्रधानमंत्री की कर्तव्य होता है। यानी कोई भी बड़ा निर्णय लेने जाते हैं अगर प्रधानमंत्री, उससे पहले उन्हें राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है, और कोई भी नियुक्ति करते हैं तो उनकी भी सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है। आगे है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की तथा भाषा आयोग SC ST OBC आयोग के सदस्य व अध्यक्षों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करते हैं। वह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अब आगे देखेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में देख सकते हैं कि अनुच्छेद 79 कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ संसद का अंग होगा। हमने पहले ही पढ़ा दिया कि राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति संसद के 3 अंग होते हैं, तो ये कहा गया 79 में।
नेक्स्ट अनुच्छेद 85 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र बुलाया जा सकता है, सत्रावसान का अंत और लोकसभा का भी गठन किया जा सकता है। अनुच्छेद 86 कहता है कि राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देने व सूचना देने का अधिकार है। वो दोनों सदन में जा सकता है, राज्यसभा में जा सकता है, लोकसभा में जाकर भाषण और अभिभाषण दे सकता है। नेक्स्ट है 87 कहता है वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद वह वर्ष के पहले सत्र में अभिभाषण देता है। यानी आम चुनाव जो होते हैं उसके बाद जो वर्ष के पहला सत्र होता है, जैसे अभी 2024 में आपका इलेक्शन होगा, नए सरकार का गठन होगा, तो जो पहला सत्र होगा वो उसमें वो क्या करेंगे, अभिभाषण देंगे। आगे नेक्स्ट है कि चुनाव आयोग की सलाह से संसद के सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय लेते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 108 कहता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। ये कई बार पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक को बुला जा सकता है, तो है अनुच्छेद 108, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। आगे है अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद द्वारा 111 संसद द्वारा विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही कानून के रूप में वह लागू हो पाता है। आपको बता दूं कि संसद में कोई भी कानून जो बनाता है, विधायिका हमारे बनाते हैं, तो वो लागू बनाने के बाद लागू हो नहीं जाता है, उसको कहाँ ले जाना पड़ता है, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति का साइन होता है तभी वो कानून क्या होता है, लागू हो सकता है। आगे है अनुच्छेद 123। ये कहता है कि जब संसद में नहीं हो तो वह अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने से 6 सप्ताह तक कानून के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस भी ले सकता है। जब संसद चल नहीं रहा हो, कुछ वैसा कंडीशन आ जाए, देश में कुछ वैसा आपातकाल लग जाए और जब देश में कोई कानून बनाना हो तो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति 6 सप्ताह तक कानून के रूप में कार्य करता है। यानी संसद सत्र शुरू होने से 6 सप्ताह तक क्या करता है, राष्ट्रपति कोई भी कानून बना के वो देश में लागू करवा सकते हैं। और जिस समय वो लगेगा राष्ट्रपति को कि अब हमें वापस ले लेना चाहिए, तो अध्यादेश को वापस भी ले सकते हैं, कि ये पावर राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 में कहा गया है कि वह 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के लोकसभा में मनोनीत करता है। यानी 2 सदस्य जो आंग्ल भारतीय हैं, जो अंग्रेज भारत में रह गए, उन्हें 2 सदस्य को वो किस में मनोनीत कर सकते हैं, तो लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। वो 12 सदस्य राज्यसभा में भी नियुक्त करते हैं। यह अनुच्छेद 80 के 1 के तहत जो सामाजिक सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारिक ज्ञान रखते हों। यानी कहा गया है कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 लोगों को मनोनीत किया जा सकता है। यानी वो जीत के नहीं आएंगे, उन्हें राष्ट्रपति सिर्फ चुन लेंगे। वो किस क्षेत्र से होने चाहिए, तो देश में कोई सेवा क्षेत्र से, साहित्य क्षेत्र से, कला क्षेत्र से, विज्ञान क्षेत्र से या व्यवहारिक ज्ञान क्षेत्र से वो हो, उन्हें राष्ट्रपति राज्यसभा में राज्यसभा के सदस्य के रूप में, विधायिका के रूप में चुन सकते हैं। आगे अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना निम्न प्रस्ताव संसद में नहीं रखे जा सकते हैं। भारत की संचित निधि धन निकालने के लिए धन विधेयक, राज्यों के नाम पर सीमाओं में परिवर्तन तथा नए राज्यों के गठन से संबंधित प्रस्ताव। यानी यहाँ कहा गया है कि जो भारत की संचित निधि है, धन है, उन्हें जब अगर निकाला जाता है तो उस पर भी बिना राष्ट्रपति के साइन के वो नहीं निकलता है। साथ में अगर कोई आपका नए राज्य, सीमाओं का परिवर्तन करना है, राज्य को बांटना है, 2 राज्य बनाना है या कोई नया राज्य शामिल करना है, ये सारी प्रक्रियाएं राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। आगे है राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति। आपको बता दूं कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत की सेना का सेनापति कौन होता है, तो कौन होता है, भारत का सर्वोच्च जो सेना होता है, सेनापति होता है, वो भारत के राष्ट्रपति होता है। जल, थल और वायु सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति भी कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करता है। संसद की स्वीकृति के अधीन युद्ध की घोषणा या समाप्ति की घोषणा भी राष्ट्रपति
कर सकता है। इसके अलावा कहा गया है कि वीटो शक्ति देख सकते हैं, अनुच्छेद 111, जब विधेयक को राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है, यानी कोई भी कानून बना और राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए उनके साइन के लिए भेजा गया, तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। क्या होते हैं? 3 विकल्प जो उनके पास पावर दिया गया है, आप देख सकते हैं। बिल को अपनी सहमति से दे दे, यानी वो साइन करके भेज दे, कानून लागू करवा दे। बिल को सहमति के लिए अपने पास रख ले, उनका मन होगा कि ये ठीक नहीं है या ये विधेयक ठीक नहीं है, तो वो क्या करेंगे, चुपचाप अपने पास रख लेंगे, वापस भेजेंगे ही नहीं। तीसरा है विधेयक बिल को वापस भेज सकते हैं, यानी बिना साइन के ही वापस वो क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। वो चाहेंगे कि इसमें कुछ सुधार किया जाए, कुछ भी किया जाए, उनके मन में होगा तो वापस भेज देंगे। तो 3 पावर होता है, बिल को साइन करके दे दे वापस, बिल को अपने पास चुपचाप रख ले, या विधेयक को वापस कर दे बिना साइन का, यानी दोबारा विचार करने के लिए। तो ये 3 पावर उनके पास होता है। राज्यों से संबंधित शक्ति, आप देख सकते हैं कि राज्यों के नाम पर व सीमाओं में परिवर्तन तथा नए राज्यों के गठन से संबंधित प्रस्ताव राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही संसद में रखा जाता है, यानी राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही, जैसे आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हो गया, बिहार झारखंड अलग हो गया, ये सारी प्रक्रिया जो होती है राष्ट्रपति के सहमति के बाद ही होता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, हमने पहले ही आपातकालीन शक्तियों को बता दिया है आपका कि 3 तरह का होता है, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, सशस्त्र विद्रोह के कारण पूरे भारत या एक क्षेत्र में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। भारत में इस तरह की घोषणा कई बार हो चुका है। हमने पहले बताया कि जब देश पर कोई संकट आ जाए, कोई युद्ध आ जाए, तो राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात लगाई जाती है। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, 1971 में भारत पाक युद्ध के समय, और 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा आंतरिक अशांति के समय में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाए गए। 3 बार लगाए गए, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट और BBI पॉइंट है। राष्ट्रपति द्वारा निम्न आधारों पर आपातकाल की घोषणा की जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 का। जब राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति पूरी तरह संतुष्ट हो, निम्नलिखित माध्यम के आधार पर एक राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है। वो किस आधार पर लगाया जाता है? यदि राज्य संवैधानिक रूप से चलने में असफल हो, यानी कानून व्यवस्था सही से वहाँ लागू नहीं हो पा रहा हो। दूसरा है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार केंद्र के निर्देश के अनुसार राज्य काम न कर रहा हो, यानी केंद्र के निर्देश के अनुसार राज्य काम न कर रहा हो। इसके अलावा इस तरह के आपातकाल को संसद से 2 माह में स्वीकृति लेनी होती है। कितने में? 2 माह में। ये हो गया राज्य का, जो राष्ट्रपति शासन के आप नाम से जानते हैं। इसके अलावा है वित्तीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 360 में है। जब राष्ट्रपति को लगे कि देश की वित्तीय स्थिरता व साख को खतरा है, तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यह अभी तक नहीं लगाया गया, अभी तक ही पूरे देश में लगाया नहीं गया है, एक बार भी नहीं लगा है, क्योंकि हमारे देश में वैसा कोई भी आर्थिक संकट उत्पन्न नहीं हुआ है। तो इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति से रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 24 जनवरी 1950 से लेकर 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति रहे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रथम मनोनीत और निर्वाचित राष्ट्रपति। सबसे लंबा इनका कार्यकाल था। दूसरे हैं डॉक्टर राधाकृष्णन। 1962 से 1967 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। प्रथम बार 352 का प्रयोग इन्होंने, जो राष्ट्रीय आपात है उसका उपयोग उन्होंने चीन युद्ध 1962 में किया। सबसे पहले राष्ट्रीय आपात का उपयोग किस राष्ट्रपति ने किया? तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने। कब? 1962 भारत चीन युद्ध में। अगले हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। 1967 से 69 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत के ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इसके अलावा देख सकते हैं कि प्रथम जिनकी कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी, सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का था। अगला चौथे नंबर पे है बीबी गिरी। 1969 में ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और ये उपराष्ट्रपति थे। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति इन्हें बनाया गया। और उसके बाद जिनका नंबर आता है 5वें नंबर पर आते हैं न्यायमूर्ति M. हिदायतुल्ला।
इन्होंने 1969 में ये भी भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। यह भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति ये बने। उसके बाद नंबर आता है बीबी गिरी का। 1969 से 1974 तक यह प्रथम गैर राजनीतिक उम्मीदवार राष्ट्रपति बने। दूसरी बार 352 की घोषणा पाक युद्ध में 1971 में भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा इनके द्वारा किया गया। पहली बार दोबारा मतगणना से निर्वाचित हुए। ये दोबारा मतगणना से निर्वाचित हुए। अगले जो राष्ट्रपति है वो है फखरुद्दीन अली अहमद। 1974 से 1977 के बीच इन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला। दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई। प्रथम बार आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की। उसके बाद नंबर आता है बीडी जत्ती का। ये 1977 में कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने वाले कार्यवाहक राष्ट्रपति ये पहले थे जिन्होंने मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री का शपथ दिलाया। अगला है संजीव रेड्डी। 1977 से 1982 सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति, यानी 64 वर्ष में इन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला। पहले निर्विरोध राष्ट्रपति। उसके बाद नंबर आता है ज्ञानी जैल सिंह का। 1982 से 87 पहले सिख राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। जेबी बिट्टो का पहली बार इन्होंने उपयोग किया अनुच्छेद 111 के आधार पर। अगला जो राष्ट्रपति हैं वो है आर वेंकट रमन। 1987 से 1992 तक राष्ट्रपति के पद पर ये आसीन रहे। आर वेंकट रमन सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति थे। इन्होंने 76 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति का पद संभाला। उसके बाद नंबर आता है शंकर दयाल शर्मा का। 1992 से 1997 के बीच ये भारत के राष्ट्रपति रहे। उसके बाद KR नारायण 1997 से 2002 तक ये पहले दलित राष्ट्रपति थे। याद रखिए KR नारायण पहले दलित राष्ट्रपति थे। इसके बाद नंबर आता है APJ अब्दुल कलाम, भारत के महान राष्ट्रपति। 2002 से 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। अगली है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 2007 से 2012 तक राष्ट्रपति के पद पर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही। ये पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगली हुए प्रणब मुखर्जी। 2012 से 2017 तक इनको 2019 में भारत रत्न का अवार्ड मिला। अगले हुए 17 में जो हुए रामनाथ कोविंद 2017 से, और ये वर्तमान तक नहीं है, वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू। 17 से 22 तक ये हुए और 22 से वर्तमान तक कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप देख सकते हैं कि वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू को लगा के 15 व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति बन चुके हैं और आपका 16 बार क्या हो चुका है? चुनाव संपन्न हो चुका है। क्योंकि ये रामनाथ कोविंद तक का ही डाटा था, इसलिए उस टाइम तक 14 व्यक्ति बने थे, अब 15 व्यक्ति बन चुके हैं और 15 बार उस टाइम तक हुआ था चुनाव, अभी 16 बार तक चुनाव संपन्न हो चुका है। तो इस तरह से हमने आपको भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को हमने आपको बताया। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल कौशिक GS एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंपटीशन की एग्ज़ाम से रिलेटेड हर इम्पॉर्टेंट नोट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI डाटा लेकर हम आपके लिए आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।